हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ मैं, जिसमें हम एक्टिविटी 2.8 से आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.8, 2.9, 2.10। इस एक्टिविटी के अलावा एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आज हम सुनेंगे, पीएच वैल्यूज़ क्या होती हैं और किससे रिलेटेड हैं वो समझेंगे हम। तो एक्टिविटी 2.8 का जो टॉपिक है आपकी किताबों में, एनसीईआरटी में, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे कि लिखा हुआ है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। कहने का ये मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या लगता है कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन चीज़ मिलेगी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने चैप्टर में जिस दिन पहले वीडियो में आपसे जब डेफिनेशन की बात की थी एसिड्स की, तो वहाँ कहा गया था कि सभी एसिड्स में एक कॉमन चीज़ होती है H+ यानी हाइड्रोजन आयन। ऐसे सभी बेसिस में कॉमन चीज़ क्या होती है? OH- हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका आंसर आप पहले से ही जानते हैं। हाँ, एक्टिविटी से हमें अगर प्रूफ करना हो, उसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो हम एक्टिविटी जान लें क्या क्या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है और इस एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है। चलें, तो इस एक्टिविटी में पहले आपसे कहा गया कि एक बीकर लीजिए, यानी एक पूरा कंस्ट्रक्शन सेटअप समझना है आपको। इस बीकर में आपको डालना है, कौन सा सोल्यूशन लेना है उसके लिए वो कई टिप्स दे रहा है कि आप पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन ले सकते हैं, ग्लूकोज यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड, अल्कोहल, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है और ये अल्कोहल का। इन चारों कंपाउंड्स को आपको बारी बारी से इसमें सोल्यूशन के फॉर्म में लेना है और एक्टिविटी में ये देखना है कि जिस कंपाउंड को लेके आपके करंट का पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो जैसे इसका कंस्ट्रक्शन समझ लोगे तो जल्दी बातें समझ में आएगी। यहाँ एक रबर क्रॉक दिख रही होगी आपको, या यहाँ पे नेल। इसके बाद इस सेटअप में आपसे कहा गया कि यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दीजिए और फिर एक बल्ब जोड़िए, उसके बाद एक स्विच जोड़िए। स्विच ऑन करने से पहले अभी मैं रुका हुआ हूँ। अब दोनों नेल्स को डुबा सके इतना ये सोल्यूशन आपको डालना। तो आप सोल्यूशन पूरा ना डालें, जितना नेल तक डूब जाए, यानी इन वायर्स को रहने दें, आप केवल नेल को डुबा सके इतना सोल्यूशन भरिए। ठीक है, अब इस सेटअप में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सोल्यूशन के थ्रू ये नेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर ये सोल्यूशन हटा दिया जाए तो इस रबर कॉर्क, ये आपको रबर कॉर्क जो दिख रही है, ये इंसुलेटर होती है, आप सबको पता है। तो अगर ये सोल्यूशन हट जाए तो ये दोनों नेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल आप रखिए 6 वोल्ट और बल्ब आपका ग्लो तभी होगा जब यहाँ से करंट पूरे सर्किट में कंप्लीट होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना 2 तरीके से होता है। इस साल आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप समझेंगे कि करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जेस। तो चार्ज अगर मेटालिक कंडक्टर की बात आएगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और जब सॉल्यूशंस की बात आती है, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, इसमें अगर आयंस होंगे तो इसे आयोनिक कंडक्टेंस कहेंगे। और आयोनिक कंडक्टेंस करने के लिए क्या चाहिए हमें? आयंस। कुल मिला के इस सॉल्यूशन से करंट तभी पास होगी जब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस। अगर इसमें आयंस नहीं है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस एक्टिविटी की समरी अगर आप समझें कि जितने भी एसिड्स या एसिड सबस्टेंस होते हैं या बेसिस होते हैं, ये अगर मैं एक्वस सोल्यूशन में लेता हूं तो ये फर्निश करते हैं आयंस। उन आयंस की प्रेजेंस के कारण कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल, इन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पे ये डिसॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन सोल्यूशन में आयंस नहीं देते हैं। तो कई इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज और अल्कोहल का सोल्यूशन क्यों कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सा आंसर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। अगर आपसे पूछा जाए कोई एसिड का सोल्यूशन है या बेस का सोल्यूशन है अल्कली, तो ये क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो आंसर समझ पा रहे हो कि इस एक्टिविटी की समरी बहुत आसान है। अब अगर इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लिया,
जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि पूरे सर्किट का पाथ कंप्लीट करने में इस सोल्यूशन का रोल है। तो यहाँ जो आयंस होंगे H+ और Cl नेगेटिव, यानी आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H+ और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया तो आपको पता है कि वो डिसोसिएट होगा वाटर में, तो वो H+ एक्वस और नाइट्रेट आयन देगा। और यहीं पे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो H2SO4 अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ और सल्फेट आयन देगा। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी सॉल्यूशन में आयंस की प्रेजेंस मिल रही है वहीं कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इन सॉल्यूशन में आयंस की प्रेजेंस नहीं है तो कंडक्ट नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो फाइनली वन क्रूशियल लाइन in a solution, the electrical conductance is carried out by ions। तो इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगी इस सर्किट में जब इसमें किसकी प्रेजेंस होगी, आयंस की। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होंगे, यानी कैटायंस भी होंगे और एनायंस। तो एसिड के केसेस में हमेशा कैटायन आपको कॉमन क्या दिखता है, H+ आयन, और बेसिस के केस में यही कॉमन आयन आपको क्या दिखाई देता है, OH नेगेटिव आयन। सॉल्ट्स में दोनों मोइटीज़ अलग अलग होती हैं, एक तरफ कैटायन होता है जो मेटल से अराइज होता है, ठीक है, और एक तरफ एनायंस मिलते हैं आपको। तो ये जैसे सबसे वेल नोन सॉल्ट है ये हमारा टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, तो यहाँ भी आपको कैटायन और एनायन दिख रहे हैं। तो सभी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में, जो चैप्टर का नाम ही है, कॉमन चीज़ ये है कि जैसे ही सोल्यूशन में जाते हैं तो दे फर्निश आयंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस द होल सर्किट कंप्लीट एंड देयर इज अ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं। एसिड और बेस किसी या सॉल्ट के बारे में पूछा जाता है, व्हाई डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आंसर आपका शॉर्ट एंड स्वीट, बिकॉज दे फर्निश आयंस इन सॉल्यूशन। और अगर यहीं पे क्वेश्चन उठता है आपसे कि ग्लूकोज अल्कोहल वेदर दे कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। आंसर, as they do not dissociate into ions, they do not furnish ions into solution, so they cannot conduct electricity in solution। हाँ, ये घुलते हैं, soluble है, ठीक है, इंटरेक्शन कारण घुल जाते हैं वाटर के साथ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के कारण घुल जाते हैं, लेकिन घुलने के बाद ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं बच्चों। और एक लाइन आपको चैप्टर 4 तक में समझ में आया, लेकिन अभी से याद रखना हो कि सर ये आयंस में क्यों नहीं डिसोसिएट होते हैं, तो दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो आपका ग्लूकोज और अल्कोहल टिपिकल कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। जो भी आयंस में डिसोसिएट होते हैं वो जनरली आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो फाइनली मैं अब क्लोज कर रहा हूँ इस एक्टिविटी को, सम अप कर रहा हूँ। सारे एसिड कॉमन क्या चीज़ रखते हैं कि सभी में H+ एक्वस आयंस होते हैं। जब भी उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है या उनके एक्वस सोल्यूशन को ऑब्जर्व किया जाता है, दे फर्निश H+ आयंस। तो निगेटिव आयंस भी होंगे, नाइट्रिक एसिड केस में नाइट्रेट आयन, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सल्फेट आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्लोराइड आयन। इसके अलावा कॉमन क्या है सब में, H+ आयन। सभी बेसिस में कॉमन क्या है, OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन। सॉल्ट्स हमेशा कैटायन और एनायन ही फर्निश करते हैं किसमें, सोल्यूशन में। सो दोज कंपाउंड्स विच फर्निश आयंस इन सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोज कोवेलेंट कंपाउंड दे डू नॉट फर्निश आयंस इन सोल्यूशन, दैट इज व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं एक्टिविटी 2.9 में। इस एक्टिविटी का पर्पज़ ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हर एक एसिड या बेस को ज़रूरत होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर की।
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप HCl लिखा हुआ सबस्टेंस देख रहे हैं और यहीं पे HCl एक्वस लिखा हुआ है, दोनों के सेंस अलग हैं क्योंकि ये गैसियस सबस्टेंस H+ आयंस नहीं लिया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, आराम से। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये क्या है सर? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों हमने इसे एसिड कहा? क्योंकि ये अब वाटर के साथ, क्योंकि वाटर एक ऐसा मीडिया प्रोवाइड करता है जहां पे सारे के सारे आयंस में डिसोसिएट होते हैं। यानी वाटर ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एसिड से स्नैच करता है H+ आयन, बेस से स्नैच करता है हाइड्रोक्साइड आयन, जो सॉल्ट है उससे केटायन और एनायन को फ्री कराता है। यानी एसिड कैन शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर, या एनी सबस्टेंस which is called acid can show its acidic character only in the presence of water। यानी इस एक्टिविटी 2.9 की समरी है ये जो अभी मैं बोल रहा था कि कभी भी कोई भी एसिड तब तक नहीं कहा जाएगा एसिड, यानी कोई भी सबस्टेंस, जब तक उसमें वाटर ना डाला जाए या उसे वाटर में ना डाला जाए, क्योंकि जब तक प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं आएगी आयंस में डिसोसिएशन नहीं होगा। तो आप इस चैप्टर में आपको याद हो कि आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप एसिड और बेसिस का, तो उसके लिए मस्ट रिक्वायर्ड थिंग क्या है कि इन सबस्टेंसेस को किस में डिसॉल्व किया जाए? वाटर में। जैसे इस एक्टिविटी से ये शो करना कि हर एसिड वाटर के ही प्रेजेंस में H+ आयन फर्निश करता है। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, टोंग से पकड़ना है, उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड रखना है, इसके ऊपर आपको ड्रॉप वाइज ऐड करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप जान रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, बेहद कोरोसिव और बहुत डेंजरस है सब ये केमिकल, इसलिए बहुत केयर रखिए, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है टोंग से पकड़िए। अब आप जैसे इन दोनों सबस्टेंस को एक दूसरे में ऐड करेंगे तो यहाँ से इन दोनों की रिएक्शन से बच्चों सोडियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शन से क्या बनने वाला है वो ध्यान दीजिए। यहाँ से बनेगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होने वाली है? हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ में बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये केमिकल यहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी गैस यहाँ से इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे आप ऐसा सेटअप लगा लेंगे जैसे ही ऐड करेंगे कि ये जो गैस निकले वो डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकले, ठीक है। अब इस डिलीवरी ट्यूब से निकलने वाली कौन सी गैस है? HCl। अब ये ड्राई है क्योंकि यहाँ पे आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया था, तो यहाँ गैसियस सबस्टेंस एक ही बना, कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये ड्राई HCl गैस को आप दो चीज़ों में पास कराएंगे। पहला है आपका ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, और उसके बाद दूसरी चीज़ इसको पास कराएंगे आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर से, ठीक है। तो इन दोनों में आप क्या ऑब्जर्वेशन पाते हैं कि जैसे ही ड्राई लिटमस पेपर इसके पास लाया जाता है देयर इज नो चेंज इन कलर, जबकि आप जानते हो कि एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर काहे में चेंज हो जाता है? रेड में। तो ब्लू से रेड ना हो पाना क्या आपको शो कर रहा है कि ये HCl अपना एसिडिक एक्शन नहीं दिखा पा रहा है। अगर ये एसिडिक एक्शन दिखाता तो ये ब्लू लिटमस पेपर जरूर चेंज हो जाता, किस में? रेड में। लेकिन जैसे ही आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आते हैं वो चेंज हो जाता है, किस में? रेड में। यानी आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस मॉइस्ट लिटमस पेपर में साथ में क्या है? मॉइस्चर बोले तो प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एनी एसिड कैन शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन में को समझिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस थी जैसे ही मॉइस्चर यानी वाटर की प्रेजेंस पाती है वो डिसोसिएट हो जाती है H+ आयन में। अब ये H+ आयन वाटर के साथ एसोसिएट हो जाता है, इसी कारण से इसे H+ एक्वस लिखा जाता है। या दूसरा भी बताता हूँ तरीका। दूसरा ये कि क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। तो जैसे ही H+ आयन
वाटर के साथ एसोसिएट होता है वो फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन। तो इसी हाइड्रोनियम आयन के कारण, हाइड्रोनियम आयन, इसी हाइड्रोनियम आयन के कारण ही हम प्रेजेंस ऑफ वाटर को इतना क्रूशियल मान रहे हैं। तो अभी हमने जो एक्टिविटी 2.9 पढ़ी उसमें रिएक्शन को हमने लिख दिया, आपको समझाया नहीं, उसे आप समझ लें एक बार कि आपने सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम लिया था, उसमें आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया था। अब आप जान रहे हो कि इन दोनों के आयोनिक डिसोसिएशन के बाद ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा, एक H+ आप रिलीज करिए एसिड से, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट मॉइटी बचेगी। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने याद किया वैसे हाइड्रोजन सल्फेट। अब एक्सचेंज कराइए आयंस को, तो आप देख रहे हैं कि H और Cl कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस फॉर्म हुई थी, जिसको आपने डिटेक्ट किया था ड्राई लिटमस पेपर से और मॉइस्ट लिटमस पेपर्स में। आपको पता हो कि ड्राई में उसने कलर चेंज नहीं दिया था, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ वाटर केवल एक ऐसा सबस्टेंस है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयोनिक डिसोसिएशन नहीं दिखा पाता। तो कोई भी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी वाटर मॉलिक्यूल ही स्नैच करता है इससे H+। और साथ ही साथ अगर आप इस सोडियम को इसके साथ कंबाइन कराएं तो आपको मिलेगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो नीचे ही जमा रह जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन को भी समझ लें कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड ही डिलीवरी ट्यूब से ड्राई लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं लाई थी, लेकिन जैसे ये मॉइस्ट को पाती है तो इसमें डिसोसिएशन होता है। HCl जैसे ही मॉइस्चर की प्रेजेंस पाती है तो वो H3O पॉजिटिव, जिसका नाम आपको बताया गया हाइड्रोनियम आयन, और इस साथ ही साथ ये क्लोराइड आयन बनता है। तो इस हाइड्रोनियम आयन को दूसरी तरीके से कैसे लिखा जाता है, H+ एक्वस। यहाँ आप समझ पा रहे हो कि H+ किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में है, H2O से, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यही हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस के कारण ये हाइड्रोजन क्लोराइड जब वाटर में आता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। ठीक है, एसिड की तरह ही अब बेसिस में देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या होता है। तो अगर आप कन्वेंशनल कुछ बेसिस जिसको याद करने के लिए आपको कहा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉलिड आपने इसकी पैलेट्स ली, इसे जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे आप, ये आपको पहले दिन भी एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में यानी इसी चैप्टर में आपको पहले वीडियो में बताई गई कि आप इन्हें आयंस में डिसोसिएट करिए और लोअर सबस्क्रिप्ट में एक्वस लिखिए, क्योंकि ये वाटर में एसोसिएट हो गए और वाटर में ही जाते से यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइड। यह हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस बताती है कि ये वाटर सॉल्युबल बेस है, इसी कारण से इसे हम अल्कली भी बोलते हैं। अल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कली। अब दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी वाटर में आपने ऐड किया, अगर ये सॉलिड लिया आपने तो पॉजिटिव आयन आपको पोटेशियम मिलेगा एक्वस, और हाइड्रोक्साइड जो ये पहचान है हर बेस की कि हाइड्रोक्साइड हैं, आयन यील्ड करते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में। और बड़ा आप ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप इस सॉलिड को किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर में, तो मैग्नीशियम आयन सेपरेट हो जाता है वाटर में और सेपरेशन हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्यूशन में। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है, 2, यानी कितने हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 2। मैग्नीशियम 1 आयन होगा लेकिन हाइड्रोक्साइड 2, इन सब में 1 1। ठीक है, तो बेसिस ऑन एक्वस solution they provide OH negative ions commonly, हाइड्रोक्साइड आयन। बात करते हैं एक्टिविटी 2.10 की, जिसे आप एक कॉमन टॉपिक नाम दे सकते हैं, क्या, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, किसी एसिड को कंसनट्रेट कहा जाता है, किसी को डाइल्यूट, इसका मीन क्या। जहाँ भी डाइल्यूशन वर्ड आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में एक डेफिनेशन आनी चाहिए कि आप डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। किन आयंस को आप डिक्रीज कर रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम, हाइड्रोजन आयन को या हाइड्रोक्साइड आयन को। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह समझें। एक ऐसा एग्जांपल जो डेटाबेस नहीं है अपने समझने के लिए, कि माना कि 1 ml
वाटर है, जिसमें अभी 100 आयन मुझे दिख रहे हैं किसके, H+ आयन। ठीक है, कितने अभी हम मान के चल रहे हैं, H+ आयन कितने हैं, 100। अब अगर 1 ml और वाटर ऐड कर दिया जाए, 1 ml वाटर ऐड कर रहे हो आप, तो क्या आयंस की संख्या यानी नंबर्स में कोई चेंज आएगा? तो आयंस तो आपके 100 ही रहेंगे, लेकिन इस बार वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ml। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालें तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितने निकल के आ रहे हैं, 50 आयंस पर ml। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 ml ऐड करने पे यानी वाटर ऐड करने पे, सॉल्वेंट ऐड करने पे आयंस के नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। यही है डाइल्यूशन। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूशन के जब आप आयंस के नंबर्स को डिक्रीज करते हो, ठीक है, क्या करके, ऐड करके, आप एडिशन किसका करते हो, सम मोर सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट आपके लिए कौन है, वाटर। तो डाइल्यूशन करने का एक तरीका है, किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। उस पूरी मेथड को मैं समझा रहा हूं, पहले इस डाइल्यूशन वर्ड को आप तक पहुंच जाने दीजिए। डाइल्यूशन मीन्स किसी भी एसिड या बेस को उनके आयंस जो पहले से प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन आयंस के नंबर्स को कम करना। तो आप नंबर्स पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, वो जितने भी हैं उतने ही रहेंगे। हाँ, आप एक्सेस में और वाटर डिसॉल्व करते जाइए तो वो आयंस जितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो आप आयंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सेस में सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो एज अ होल जो सॉल्यूशन बन रहा है उनमें आयंस की संख्या जो है वो लगातार पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि अगर आपने 1 ml और डाला, फिर 1 ml और डाला, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 अगर करोगे आप तो 25 बस आयंस बचेंगे 1 ml में। अब बात करते हैं उस मेथड की, कैसे डाइल्यूशन किया जाता है। तो आपके लिए 2 मैंडेटरी चीज़ें, आपने एसिड लिया है, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, या वाटर लेके आपने उसमें एसिड ऐड किया है। अब ये जो 2 आपको मेथड दिख रही है, इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत, यानी कौन सा तरीका इसमें सही है। तो आपको याद रखना है, द केयर मस्ट बी टेकन वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, because dilution of an acid is highly exothermic reaction। इतनी ज़्यादा कि इतनी इमेंस हीट प्रोड्यूस होती है, ग्लास बीकर इमीडिएट फूट जाएगा, इतनी इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, सारा स्प्लैश आउट हो जाएगा मिक्सचर आपके पास, और आपके ऊपर जैसे ही आएगा पूरे जगह बर्न्स कॉज होंगे, कपड़े जल जाएंगे। इसलिए केयर मस्ट बी टेकन वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। तो यहाँ पे आपका वाटर एसिड में ऐड करना गलत है। सही तरीका है एसिड मस्ट बी एडेड इनटू वाटर स्लोली विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। यानी आपको यहाँ पे एक ग्लास रॉड लेनी चाहिए, या एबोनाइट की रॉड आती हैं, उसे आप बीकर में रखेंगे, लगातार स्टीयर करते जाएंगे और यहाँ एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करें, या बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे। So, acid must be added into water slowly with constant stirring। तो ये स्टीयरिंग क्या देती है? स्टीयरिंग से होता है जो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर एक है ना लोकल स्पॉट पे होगी तो वहीं से ब्रेक होने लगेगा आपका क्या, ग्लास। तो ये स्टीयर क्या करता है, उस हीट को है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू वो सब जगह पहुंच जाएगी, तो इतनी इमेंस नहीं रह जाएगी हीट कि वो ग्लास को तोड़ सके। ठीक है, मिक्सचर आपका स्प्लैश आउट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो कभी नहीं करनी है आपको कि वाटर को आप एसिड में ऐड करिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एसिड को ऐड करेंगे स्लोली, ठीक है, और कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहेंगे। तो डाइल्यूशन का तरीका आपको याद रह जाए,
डाइल्यूशन करते समय आपको केयर क्यों रखनी है? बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक. इट मे प्रोड्यूस इमेंस हीट that break glass beaker or mixture may splash out to cause burns. ठीक है, आइए अब बात करते हैं चैप्टर 2 के सबसे ज़रूरी टॉपिक यानी पीएच की. यहाँ कुछ आपको डाटा दिए जा रहे हैं जिनकी बातें मैं करूँगा. ठीक है, इन्हें समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है, इन्हें याद भी रखना है. ठीक है, तो बाद में ये मैं भूल जाऊं कि बताना कि आपको याद भी करना है, तो आप याद रखिएगा कि ये याद करना है. ठीक है, अब बात करते हैं पीएच की. उसके पहले टॉपिक किससे रिलेटेड है ये? अगर हमें पता करना है कि गिवन एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, यानी कितना हार्म कर सकता है हमें, यानी उसे डालने पे हम जलेंगे कि नहीं जलेंगे, तो उन सब को मतलब इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप डील करेंगे लैब में, तो इस तरह से समझें कि कोई गिवन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा कि वीक एसिड कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक बेस होगा, कि मॉडरेट है. ये सारी बातें अगर समझनी है तो एक स्केल से पता चलेंगी, यानी पीएच वैल्यूज से. पीएच है क्या? तो अगर जर्मन से निकाल के मैं इस पी को लिखने का ढंग देख लें, स्मॉल पी कैपिटल एच. ये जो स्मॉल पी दिख रही है जिसका जर्मन में मतलब होता है पोटेंज. पोटेंज मीन्स पावर. तो ये जर्मन वर्ड है कि अगर आप किसी सोल्यूशन में ढूंढना चाहते हैं कि हाइड्रोजन की कितनी पावर है, पावर इन द सेंस कि वो है ना स्क्वायर क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस कितनी ज़्यादा है. जितना ज़्यादा अमाउंट होगा H+ का यानी हाइड्रोजन आयन का, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड. यानी ये दिमाग में बात बैठा लीजिए. स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनमें H+ आयंस के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, उनके अमाउंट बहुत ज़्यादा, और जहाँ वीक एसिड की बात आती है वहीं पे H+ आयंस के अमाउंट कम होने लगते हैं. ठीक है, तो पीएच क्या है? एक स्केल है, एक ऐसी स्केल जो मेजर करती है किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन. अ स्केल measuring strength or amount of hydrogen ion in solution. अब यहाँ मैं पर्टिकुलर एसिड ही लिख रहा हूँ कि एसिड में H+ आयन की, क्योंकि आपको एक इंटेक्स क्वेश्चन भी है कि आप बेसिक सॉल्यूशंस में भी H+ आयन होते हैं. जी हाँ, हर सॉल्यूशन में H+ और OH निगेटिव दोनों आयंस होते हैं. कौन ज़्यादा है, कंपैरिजन कैसा है, उन्हीं सब की बातें करेंगे हम इस टॉपिक में. तो पीएच एक ऐसी स्केल है बच्चों, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा. इस स्केल में अगर मैं देखूं तो स्टार्ट होती है 0 से लेके रीडिंग 14 तक. एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप साइंस से जुड़े रह गए क्लास 11, 12 और फर्दर, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी टॉपिक है पीएच, जिसका बेस आपको 10th में दिया जा रहा है. एक ऐसी स्केल जिसमें 0 से लेके 14 तक ये स्केल रहेगी. आप इसके मिड में आओगे जब 7 पे, तो ये इंडिकेशन देगा न्यूट्रल सबस्टेंस का. आपसे बोला गया था कि मीडिया आपको 3 तरीके के मिलते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तो न्यूट्रल के इस तरफ यानी इस तरफ आप अगर देखें जिधर पीएच डिक्रीज हो रहा है यानी 7, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इधर जितना डिक्रीज आएगी पीएच में उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. यानी इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? अगर आपके दिमाग में आ रहा हो क्यों, तो यहाँ पे अगर ये ग्राफ के प्लॉट देखें तो इसमें ज़्यादा एक्सेस में दिख रहे हैं कौन? H+ आयन. और ये किसके लिए है? OH निगेटिव आयंस के लिए. यानी ये पूरा पार्ट जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये H+ आयन के लिए है, और ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है ये OH निगेटिव. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 7 के इस तरफ एसिडिक मीडियम है और इस पार 7 के इस पार 14 की तरफ बेसिक मीडियम है, तो आप देख रहे हो कि बेसिक मीडियम में कंपैरेटिवली OH निगेटिव आयंस की एक्सेस है H+ आयन के कंपैरिजन में, और यहाँ पे H+ आयन एक्सेस में है किससे?
OH निगेटिव में। तो जब दोनों इक्वल रहते हैं किसी सोल्यूशन में, वही कहलाता है न्यूट्रल। तो जब एक्सेस में आने लगेगा हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड से तो वो एसिडिक, और यही H+ आयन कम होने लगे हाइड्रोक्साइड की तुलना में तो वो हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो अगर पीएच की वैल्यूज से ऐसी बातें की जाए, यही डाटा की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे एक वैल्यू दी जा रही है गैस्ट्रिक जूस की 1.2, तो ये किस तरीके के सोल्यूशन में आएगा? सर ये 7 से कम है यानी लेस देन 7 यानी एसिडिक होगा। और अगर 7 दिया जा रहा है जैसे प्योर वाटर का, मतलब ये न्यूट्रल होगा। और 7 से अबव अगर वैल्यू मिल रही है, जैसे 10 मिल रही है, 14 मिल रही है, तो यहाँ पे 7 से अबव मिल रही है, सर बेसिक होंगे। तो यानी सबसे पहली बात तो ये आप देखेंगे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल, ये तीनों डिटेक्ट कर पाएँ। फिर अगर मैं एक है ना डाटा देना की बात कहूँ कि आप 0 से लेके 1 या 1.5 तक अगर वैल्यूज़ देखते हैं, जहाँ पे कलर चेंज आता है इस पीएच पेपर में, तो पीएच पेपर से आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे, तो उसमें अगर आपको रेड या पिंक कलर दिखाई देता है, इसका मतलब हाईली एसिडिक है ये। ठीक है, और अगर आपको येलोइश कलर दिखता है, जैसे यहाँ पे अगर आपको कलर देखेंगे तो येलो कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, येलोइश या ऑरेंज कलर दिखता है, यानी ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड। तो इसे थोड़ा सा रब कर लें, फिर से और एक्सप्लेन करते हैं, ये डाटा आपको याद है। तो वैल्यूज़ के रिगार्डिंग अगर हम पीएच की बात करें, तो अगर एक है ना थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब देखें कि आपको कलर और वैल्यूज से रिलेट करके अगर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात करनी है, अगर मैं 0 से लेके 2 तक किसी भी एसिड की रेंज पाता हूँ, ठीक है, 1.5 2 तक, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे जितने भी कंसनट्रेटेड एसिड आप पा रहे हो वो सभी इसी रेंज में पीएच वैल्यू देंगे, और इनके कलर जो जनरली मिलेंगे या तो रेड मिलेंगे या तो पिंक। ठीक है, उसके बाद अगर आप यही वैल्यू 2 से ऊपर यहाँ तक आप जाते हो, तो यानी वीक एसिड के लिए अगर कलर का इंडिकेशन की बात करूँ मैं, इसमें पीएच पेपर में जो कलर दिखेंगे या तो येलोइश होंगे या ऑरेंज होंगे। तो जैसे ये कलर पीएच पेपर दे आपको, पीएच पेपर का कलर क्या देखने को मिले, जैसे ब्लू लिटमस रेड लिटमस पेपर होते हैं, ऐसे पीएच पेपर अगर उसमें ये कलर इंडिकेट हो रहे हैं, इसका मतलब आप वीक एसिड की रेंज में हो, यानी आप 2 से लेके कहाँ तक 7 के पहले तक। ठीक, समझ रहे हैं? और 7 आपका क्या होगा? न्यूट्रल मीडियम। तो 7 पे आप क्या पा रहे हो? न्यूट्रल। 7 to 11 अगर ये कुछ पीएच वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, तो ये वीकली बेसिक होंगी, और इसका कलर आपको ग्रीनिश ब्लू देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप 11 से लेके 14 तक जो स्ट्रॉन्ग बेस के मीडियम में रहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन या स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में जिसकी वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी, उसमें आप वायलेट या ब्लू पाएंगे कलर। किसका? ये सारे कौन से कलर आपको इंडिकेट किए जा रहे हैं? पीएच पेपर के। ठीक है, वायलेट और ब्लू। तो पीएच के कलर्स देख के आप उसकी अप्रॉक्स वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके पहले जो डाटा लिखा था उसे याद ही रखना है, उसमें एक डाटा और इंक्लूड करिएगा। आपके शरीर का जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.4। अब इसी वैल्यू को देख के अगर आपको पूछना हो या बताना हो कि ये कैसा मीडियम है, तो सर ये न्यूट्रल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल है, 7.4 है, यानी वो कहाँ की ओर शिफ्ट कर चुका है? वो बेसिक मीडियम की तरह, जहाँ पे OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू ज़्यादा होती है H+ आयन से। और 7 से अगर इधर आते हैं, यानी ये 7, ठीक है ना, एक मिड पॉइंट है, जब इधर आएंगे तो जितना इधर आप आएंगे, यानी जितनी पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी, उतना ही हाईली एसिडिक, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इधर एसिडिक मीडियम है और उस तरफ बेसिक। अब आप देखिए 7.4 यानी बिल्कुल नज़दीक है न्यूट्रल से, यानी ये स्लाइटली बेसिक है या स्लाइटली अल्कलाइन। अगर वाटर सॉल्युबल है तो अल्कलाइन वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग।
तो ये बेसिक मीडियम हो गया, ये एसिडिक, और मिड पॉइंट पे कैसा है, न्यूट्रल। ठीक है, तो कोई भी पीएच अगर जैसे 10 लिखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना था आपका, 10 वैल्यू है, तो ये पीएच वैल्यू देख के क्या समझ में आ रहा है सर, ये बेसिक होगा। पहली बात तो अल्कलाइन होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, तो आप अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो इनके बीच में है, यानी वीकली बेस होगा, माइल्ड बेस होगा, वीक बेस या माइल्ड बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी वैल्यूज़ यानी इनके बीच में आती है, यानी नियर 14 के। तो जितना 14 की तरफ जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना इधर 7 की तरफ आते जाओगे अगर वैल्यूज़ मिलेंगी तो इसका मतलब वो वीक बेस। और इसमें जितना कम, जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया गया है आपको कंसनट्रेटेड, जिसकी पीएच की वैल्यू क्या होती है, 0। आपके स्टमक में वो जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी वैल्यू आपको दिखाई दे रही 1.2, यानी हाईली एसिडिक, बेहद ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, ठीक है, वैल्यू कहाँ की ओर नज़दीक रहेंगी, 0 के नज़दीक, और वीक एसिड में इस 7 के नज़दीक रहेंगी, 4 के अबव, 2 के अबव, 3.4 ऐसे करके वैल्यूज़ रहेंगी, तो वीक एसिड होगा। ठीक है, अब मैं लास्ट में सभी के लिए एक एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के लिए याद रखिए, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद रखने हैं, वीक एसिड, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। ये 4 एग्जाम्पल याद रखिए किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए याद रखिए एस्टिक एसिड, ठीक है। और आप जो एडिबल एसिड्स पाते हो, जो खाने वाले हैं, जो कुछ है ना, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, जो एक चार्ट मिलेगा आपको आपकी एनसीईआरटी में, कि जितने भी हमारे एडिबल एसिड है ना, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, तो इन सबको भी आप वीक एसिड की कैटेगरी में डाल दीजिएगा। तो जैसे इनके फार्मूले नहीं जाने, जिनको दिमाग में ये चल रहा है कि सर इनके फार्मूले भी बता दीजिए, नहीं, ये अब आपके अभी काम के नहीं है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, तो ये सभी आप वीक एसिड में डाल दीजिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, आप ये 3 नाम हमेशा याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया लाइम वाटर। ठीक है, आपको पोटास के नाम से बताया था मैंने, कौन सा, जैसे इसे आपने क्या कास्टिक सोडा बोला था, इसे कास्टिक पोटास बोला था, ये लाइम वाटर। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो अभी भी आपके यहाँ सामने ही रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस में आ जाएगा। और अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनिया भी याद रख सकते हैं, ये भी वीकली बेस होता है, माइल्ड बेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आप चार्ट याद रखिए, आपके काम आएगा। इसके पहले जो लिखा हुआ था चार्ट वो भी। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर की।